वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही खूबसूरत कविता अप्रैल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कविता उनके मशहूर कलेक्शन द शेपर्ड्स कैलेंडर का आप कह सकते हैं, एक अनमोल हिस्सा है। तो देर किस बात की, चलिए इसकी दुनिया में चलते हैं। अच्छा, तो इस कविता को पूरी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम स्पेंसर और उन शेफर्ड्स यानी चरवाहों की बात करेंगे। फिर हम कॉलिन के उस मशहूर गीत को देखेंगे जो एलिजा के लिए है। इसके बाद हम एलिजा के डिवाइन कैरेक्टर को समझेंगे, फिर एक हेवनली सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे और आखिर में शेफर्ड्स के फाइनल वर्ड्स के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्पेंसर एंड द शेपर्ड्स। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सीन कुछ ऐसा है कि दो शेफर्ड्स, जिनका नाम है सिनोट और हॉबिनॉल, आपस में बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इनकी ये बातचीत ही पूरी कविता की नींव रखती है। आप देखिए, पोम की लाइंस में सीधे कूदने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसके लेखक हैं एडमंड स्पेंसर। ये जो कविता है, ये पैस्टोरल पोइट्री के जॉनरे में आती है। इसका मतलब है, इसमें आपको शेफर्ड्स, गांव की सीधी सादी जिंदगी, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, एक तरह का सीक्रेट कोड, वो ये है कि इस कविता में जब भी एलिजा का नाम आता है तो स्पेंसर असल में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये पूरी कविता एक एलिगरी है। तो कविता शुरू होती है। थियानॉट नाम का एक शेफर्ड है और वो देखता है कि उसका दोस्त हॉबिनॉल रो रहा है। अब वो परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, टेल मी गुड हॉबिनॉल व्हाट कैरीज द ग्रीट। ये पुरानी अंग्रेजी है, इसका सीधा सा मतलब है, भाई तुम रो क्यों रहे हो। अब थियानॉट अंदाजा लगाना शुरू करता है कि क्या हुआ होगा। क्या किसी भेड़िए ने तुम्हारी भेड़ों पर हमला कर दिया, या तुम्हारा बैकपाइप टूट गया है क्या, या फिर कहीं ये दिल का मामला तो नहीं। पर द थिंग के सारे अंदाजे गलत निकलते हैं। हॉबिनॉल बताता है कि वो अपने लिए नहीं रो रहा, वो तो अपने दोस्त कॉलिन के लिए दुखी है। और वजह है टूटा हुआ दिल। कॉलिन को रोजलिंड नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है, पर वो उसे प्यार नहीं करती। क्लासिक केस ऑफ वन साइडेड लव। हॉबिनॉल आगे बताता है कि कॉलिन, जिसे द सदर्न शेफर्ड इज बॉय कहा गया है, मतलब उस इलाके का सबसे बेहतरीन शेफर्ड पोएट, उसे प्यार ने जख्मी कर दिया है। हिम लव हैथ वुंडेड विद अ डेडली डार्ट। और इस हार्टब्रेक की वजह से कॉलिन ने गाना बजाना, कविता लिखना सब छोड़ दिया है। अब ये सुनकर थियानॉट की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो कहता है, अच्छा, अगर वो इतना कमाल का कवि है तो जरा उसका कोई गाना ही सुना दो। और बस यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से में एंटर करते हैं, कॉलिन सॉन्ग फॉर एलिसा। हॉबिनॉल अपने दोस्त की बात मान जाता है और कॉलिन का लिखा एक गाना सुनाना शुरू करता है। पर मजे की बात यह है कि ये गाना कॉलिन के अपने दुख के बारे में नहीं है, ये तो एलिसा की तारीफ में लिखा गया है। तो हॉबिनॉल कहता है, ठीक है, मैं उसका गाना सुनाता हूँ। ये गाना है खूबसूरत एलिजा के लिए, जो हम सब शेफर्ड्स की रानी है। तो यहाँ से असल में एक पोएम के अंदर दूसरी पोएम शुरू हो जाती है, एक सॉन्ग जो पूरी तरह से एलिजा, यानी जैसा हमने पहले बात की, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की तारीफ में है। अब कोई भी बड़ा गीत या महाकाव्य लिखने से पहले पुराने पोएट्स एक इन्वोकेशन करते थे। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, बेसिकली एक प्रार्थना। इसमें कवि किसी देवी या देवता को पुकारता है कि वो लिखने में उसकी मदद करे। यहाँ भी कॉलिन पार्नासिस पर्वत की निम्स और म्यूजिस से मदद मांग रहा है ताकि वो एलिसा की महानता का गुणगान अच्छे से कर सके। और इस गाने में कॉलिन एलिजा को किसी आम इंसान की तरह नहीं दिखाता, नहीं, वो उसे एक देवी की तरह दिखाता है। उसे द फ्लोर ऑफ वर्जिन्स कहा गया है, मतलब कुंवारी कन्याओं में सबसे श्रेष्ठ। इतना ही नहीं, उसका जन्म भी डिवाइन बताया गया है। वो परी सिरिंग्स और देवता पैन की बेटी है, विदाउट स्पॉटेड, मतलब बिना किसी दाग या धब्बे के। तो स्पेंसर का इरादा बिल्कुल साफ है, वो एलिजा को हर इंसानी कमी से ऊपर एक हेवनली बीइंग की तरह दिखा रहे हैं। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, जिसका नाम है एलाइजा अ डिवाइन क्वीन। यहाँ पर एलाइजा की खूबसूरती और उसके शाही अंदाज का जबरदस्त वर्णन किया गया है। इस हिस्से में स्पेंसर जैसे शब्दों से एक तस्वीर बना रहे हैं। सोचिए, एलिजा ने स्कारलेट यानी चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने हैं, जिन पर एरमीन्स वाइट, मतलब शाही सफेद फर लगा है। उसके सर पर क्रेमिसन यानी गहरे लाल रंग का एक ताज है, और वो ताज भी डेमास्क रोजेस, डैफिडिल्स, बे लीव्स, प्रिमरोजेस, इन सब खूबसूरत फूलों से सजा है। हर एक डिटेल उसकी राजसी शान को दिखाता है। यहाँ स्पेंसर तारीफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पहले तो वो एलाइजा की तुलना चांद की देवी फीबी से करते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन फिर
फिर वो कहते हैं कि जब सूरज के देवता फ्यूबिस ने एलाइजा को देखा तो वो उसकी खूबसूरती के सामने इतने फीके पड़ गए, इतने शर्मा गए कि उन्होंने अपना मुंह ही छिपा लिया। मतलब स्पेंसर ये कह रहे हैं कि एलाइजा की चमक तो सूरज से भी ज्यादा है। ये होती है हाइपरबोली। लेकिन स्पेंसर यहाँ पे बहुत चालाकी दिखाते हैं। वो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी का रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एलिसा की तुलना नायोबी की तरह लटोना के बच्चों यानी अपोलो और आर्टेमिस से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि नायोबी ने घमंड में अपने बच्चों को इन देवताओं से बेहतर बताया था और सजा के तौर पर उसे एक रोता हुआ पत्थर बना दिया गया। तो ये कहकर स्पेंसर ये जता रहे हैं कि हाँ, एलिसा डिवाइन है, लेकिन मैं देवताओं का अपमान करने वाली बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। काफ़ी स्मार्ट मूव है ना? ठीक है, अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, अ हेवनली सेलिब्रेशन। यहाँ एलिजा के सम्मान में मानो स्वर्ग से एक प्रोसेशन, एक जुलूस उतर आया है। तो देखिए कौन कौन आ रहा है एलिसा को हॉनर करने। सबसे पहले आती हैं कैलियोपी और म्यूजेस, जो पोएट्री और म्यूजिक की देवियां हैं। उनके पीछे पीछे आती हैं 3 ग्रेसेस, जो ब्यूटी और चार्म की प्रतीक हैं। फिर आती हैं लेडीज ऑफ द लेक, और आखिर में निम्स की रानी क्लोरिस, जो शांति के प्रतीक ऑलिव ब्रांच का ताज लेकर आती हैं। क्या शानदार नज़ारा है। और अब आता है इस गाने का द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट। जब ब्यूटी की 3 देवियां, द 3 ग्रेसेस, नाच रही होती हैं तो कॉलिन एक सवाल पूछता है। वो कहता है, इस डांस को पूरा करने के लिए क्या एक चौथी ग्रेस की कमी महसूस नहीं हो रही? और फिर वो खुद ही जवाब देता है कि वो चौथी ग्रेस कोई और नहीं बल्कि खुद एलिसा है। सोचिए, एक इंसान को सीधे सीधे देवी का दर्जा दे देना, इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। इसके बाद गांव की सभी यंग लेडीज को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जाओ अपनी रानी के लिए तरह तरह के फूल लेकर आओ। कॉलम्बाइन, गिलीफ्लावर्स, कॉरोनेशंस, डैफोडिल्स, लिलीज, पूरी की पूरी फूलों की घाटी मानो एलिजा के कदमों में बिछा दी जाती है। नेचर की तरफ से ये एक खूबसूरत ट्रिब्यूट है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द शेपर्ड्स फाइनल वर्ड्स। यहाँ कॉलिन का गाना खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में थिनोट और हॉबिनॉल की बातचीत पर लौट आते हैं। गाना खत्म होता है और थिनोट एकदम हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या ये गाना सच में कॉलिन ने बनाया है? और फिर वो अफसोस जताता है, फूलिश बॉय, बेचारा लड़का जो प्यार में ब्लाइंड हो चुका है। ये कितनी बड़ी आयरनी है ना, कि जो इंसान इतनी डिवाइन ब्यूटी को देख सकता है, उसके बारे में इतना सुंदर लिख सकता है, वो खुद अपने प्यार के दुख में अंधा हो चुका है। और कविता खत्म होती है 2 लैटिन लाइंस के साथ, जो कि वर्जिल की फेमस एपिक एनीड से ली गई हैं। ये एक तरह से पूरी कविता का कंक्लूजन है। थिनोट एक सवाल पूछता है, ओ क्वाम ते मेमियर विर्गो, मतलब ए युवती, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? और हॉबिनॉल इसका बिल्कुल सटीक जवाब देता है, ओ डिया सर्टने, यानी विदाउट अ डाउट अ गॉडेस, एक देवी। और इन 2 लाइंस में ही पूरी कविता का सार छुपा है। एलिजा कोई आम लड़की नहीं, वो यकीनन एक देवी है। तो दोस्तों, इस तरह स्पेंसर ने मिथोलॉजी, नेचर और रॉयल्टी को मिलाकर क्वीन एलिजाबेथ I के लिए एक टाइमलेस पीस ऑफ प्रेज तैयार किया। ये कविता हमें ये भी दिखाती है कि कैसे पोएट्री का इस्तेमाल पॉलिटिक्स और फ्लैटरी दोनों के लिए किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही और डिटेल्ड लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।